सर पिछले साल आपको पिछला एक साल, मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिए थे, वो कैसे बनेगा? पिछले साल। यस सर। अच्छा, सर कौन सा वही क्वेश्चन? वाला जो हम लोग बनाए थे ना क्लास में, लेकिन आंसर नहीं आया था उसमें ऑप्शंस में। कौन सा क्वेश्चन था? ये जो बलून वाला था। पता नहीं, हम देखे नहीं है। नहीं सर, हम लोग किए थे क्लास में, लेकिन वो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा था आंसर से। वही ना, एम प्लस, एक बैलून था, आदमी था, वही ना? यस सर। आदमी लटक रहा था, दोनों के बीच में हेड दे रखा थे शायद। यस सर, फिर बलून को खींच के अपने पास लाया था, तो फिर कितना वर्क हो रहा था। हाँ, तो जैसे कि एच दूरी है, तो इसका सेंटर मास यहाँ था। आदमी कितने हाइट पे है सेंटर मास? मास बोलो। कैपिटल एम ये स्मॉल एम मान लेते हैं, तो ये एम एच बाई एम प्लस एम दूरी पे होगा। बोलो। हेलो। हेलो। सर आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनिशियली इसका सेंटर मास के यहाँ पे होगा, बैलून है, इसका एम एच बाई, अभी अब नहीं आ रहा है आवाज। हेलो। यस सर, अब आया। जब हेलो बोलते हैं तो आता है, बाकी सब नहीं आ रहा है यस ना। सर, हेलो बात नहीं देता है। चलो ठीक है, अभी आ रहा है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या इतने दूरी पे होगा नीचे से, इस मैन से? यस ठीक है, सर। अब अगर वो घिस के बैलून नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ओवरऑल जो है तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब बैलून भी यही और मैन भी यही, तो मैन कितना ऊपर गया, वाई दूरी, कितना वेट ले गया अपना मास, तो इसको वर्क कितना करना पड़ा होगा, एम जी इंटू वाई। यही आंसर था ना? हेलो। रुकिए सर, खोल रहे हैं ऑप्शंस। देख लो। रो का लेंथ क्या हुआ था? एल था। मैन का मास एम था। और इक्विलिब्रियम में था। मैं रो ऊपर चढ़ा और बलून तक पहुंच गया। बलून एच नीचे गया। रोप का लेंथ एल था, बलून एच हाइट नीचे आया। निकाल लो, मतलब किसमें ये एल दे रखा है, तो यहाँ पे वाई आएगा, एल आएगा, तो एच हाइट ये दे रखा है, तो एच हाइट क्या मिलेगा हमको, तो एच हाइट हमको मिलेगा एम एच अपॉन एम प्लस एम। अब जिसके टर्म में आंसर दिया होगा पुट करके देख लो। एच के लिए लिखेंगे तो एल यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एम प्लस एम, लेकिन ऑप्शंस में कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है। सब न्यूमरेटर में ही है। बाई एच, इसको उठा के यहाँ एम जी एच एम
यही मिल रहा है। हेलो। Yes, sir. ठीक है, यही आंसर होगा, MgH ही। ठीक है, तो हम ठीक किए थे लेकिन गलत हो गया था। अब उसमें आंसर गलत होगा। यस सर। ठीक है, यही आ रहा है। तो सर एक और और क्वेश्चन भेजे थे, वो हम लोग का टेस्ट में आया था, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया था, दिया हुआ उसके साथ में। then a gas in a closed container has temperature T and pressure P. If the molecules of the gas undergo inelastic collision with the walls of the container, then इसमें तो एक्सप्लेनेशन दे ही रखा है। एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया। Since the temperature of the molecules is the same as it to the walls. ठीक है, यहाँ पे जो कोलिजन है वो वाल से बोल रहा है कि इनइलास्टिक हो।
ठीक है, तो वाल से अगर इनइलास्टिक है तो उससे मतलब कि कहना ये चाह रहा है कि एक्सप्लेनेशन में कि अगर टेम्परेचर हर मॉलिक्यूल का अगर कांस्टेंट ही है, वाल का भी उतना ही है, तो सेम टेम्परेचर है तो देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, वो क्या है कि आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम है। आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम है तो कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा इस कोलिजन के दौरान। ठीक है, तो अगर बोल रहे हैं सर कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है तो सेम ही एवरेज स्पीड रहा होगा सबका जो पहले था। तो सर इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी तो लॉस होता ही है, तो इस पर एनर्जी लॉस क्यों नहीं हुआ? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो जब वो वाल से कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन के दौरान हम हीट एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जाते हैं तो हम हीट की उतनी ज्यादा बातें नहीं करते। ठीक है, हीट में आता है, आएगा भी, लेकिन वाल से कोलाइड का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो उस समय में अगर हम हीट एनर्जी की ट्रांसफर की बात कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, तो एनर्जी जो होगा क्या होगा, सेम टेम्परेचर है तो हीट ट्रांसफर में हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कोलिजन में हम हीट की ही बात करते हैं। अब दो हैवी ऑब्जेक्ट हैं कोलाइड करते हैं इलास्टिक, तो हीट जनरेट होता है। लेकिन ये जो है अगर कोलाइड कर रहा है तो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर और उसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो दोनों लगभग सेम है, मास पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम लोग टेम्परेचर से ही रिलेट करेंगे। और टेम्परेचर अगर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर यानी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। वही लिखा है कि अगर एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज स्पीड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा जो पहले हुआ करता था। ठीक है, तो वही चीज लिखा है। सर हम लोग जब कैलकुलेट करते थे केटीजी में, तो फिर हम लोग अजम्पशन क्यों लेते थे कि इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए? तो हर मॉलिक्यूल्स के बीच का भी तो कहते थे हम लोग। ठीक यस है, सर। assumptions लेते थे। अगर यहीं पे मॉलिक्यूल्स इनइलास्टिक हो जाएं तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो इलास्टिक कोलिजन ही है, सिर्फ वाल से कह रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो सब क्वेश्चंस कर रहे हो, एचसी पर में हो गया। यस सर। दो मॉड्यूल, क्वेश्चन बचा है थर्मो में। मॉड्यूल सर मॉड्यूल केटीजी और थर्मो का मॉड्यूल नहीं मिला है। शायद ऑनलाइन कोई लिंक शेयर किया गया है ना जिसमें से डाउनलोड कर लेना है। सर नहीं है, हाँ, उसमें नहीं है। उसमें लास्ट बार नहीं, चेक किया तो उसमें था। पता नहीं। सर एक हीट का मिला है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें कैलोरीमेट्री, हीट हाँ, ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन का है। उसके बाद केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स नहीं मिला है। नहीं सर। पता नहीं, हमको तो यही था कि ऑनलाइन लिंक शेयर है तो उसी से सब कोई डाउनलोड कर रहा है, फिर हम बोले भी नहीं थे। ठीक है, एक बार बात कर लेंगे, तो उसको बनाओ। और केमिस्ट्री में सिलेबस खत्म हो गया। नहीं सर, केमिस्ट्री में तो बहुत बाकी है। केमिस्ट्री में देख रहे हैं क्लासेस बहुत लगा हुआ है इसलिए।
इसे इस चीज से बढ़ाया गया है, क्या? इस वीक से ठीक है, बढ़ाया गया है। तो शायद उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है ना लगभग। नहीं सर, जीओसी चल रहा है, ट्वेल्थ जीओसी का भी वन या बाकी है टू? ऑर्गेनिक। 1 या 2? सर जीओसी 1 या 2 वो तो नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चल रहा है अभी, शुरुआत अच्छा, लेकर है। नोमेनक्लेचर हो गया है इसका मतलब, और ठीक है। तो नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पूरा हो गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो गया है। वही GOC 1 हुआ है, अभी 2 अब जाएगा, उसमें रिएक्शंस पढ़ना है। ठीक है, हम लोग का भी तो आगे 2 चैप्टर बड़ा बड़ा सा मिलेगा। देखते हैं, हीट ट्रांसफर, ये भी छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, 3 या 4। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर, तो हीट हम लोग जनरली जो हम बात करते हैं वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की ही बात करते हैं। शुरू शुरू में ही जब हम लोग हीट पे चर्चा किए थे, तभी हम बोले थे कि हीट जो है, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि किसी बॉडी के पास इतना हीट है। हीट हमेशा रेफर होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर हम लोग बोल देते हैं कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ उसी चीज को। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी बॉडी के पास इतना जूल हीट है, क्योंकि हीट शब्द रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल्डर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जो हीट ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम हीट की बात करे थे तो इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही था। हीट को हम लोग बोले थे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, हीट कभी भी आएगा तो हम इसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसी चीज को कहेंगे। क्यों? तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग देखे थे कि क्या क्या देख चुके हैं कि अगर हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी सॉलिड बॉडी को हीट देते हैं या लिक्विड को हीट देते हैं, गैस को हीट देते हैं, तो एक्सपेंड करता है। हीट देते हैं तो उसमें वर्क भी कर पाता है, गैसेस वर्क भी कर रहे थे, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा था, ये सारे कुछ है हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग हीट ट्रांसफर में देखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे तो कैसे देंगे, किस मेथड से देंगे, और उस दौरान क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी बॉडी को हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा, मतलब कि उसका मोड क्या होगा, और उस दौरान यानी कि जब ट्रांसफर हो रहा होगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कितने देर के बाद किसका टेम्परेचर क्या होगा, कैसा होगा, वो सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और इस चैप्टर में भी पूरा फॉर्मूला वर्क है, और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफर करना है तो मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, बचपन में पढ़े थे, क्या होता है बताओ। कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। पहला था कंडक्शन, सेकंड कन्वेंशन, एंड थर्ड रेडिएशन। कन्वेक्शन होता है। हाँ, कन्वेक्शन, ठीक है, रेडिएशन, ये 3 होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन की बात करें, कन्वेक्शन की, और फिर रेडिएशन की, एक एक करके हम देखेंगे। तो कंडक्शन किसे कहते हैं?
जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, और एक रॉड है यहाँ पे ऐसा, अगर हम इस आग का एक एंड इस रॉड पे हम ऐसे रखे हुए हैं, यानी कि आग जो है रॉड के एक एंड पे है और दूसरे एंड पे लेट से कि हम पकड़ के रखे हो, तो शुरू में हमको रॉड थोड़ा ठंडा फील होता है, धीरे धीरे वो उसका जो है हॉटनेस बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो जो रॉड है वो गर्म होने लगता है। अगर हम इस एंड को भी पकड़े हुए हैं, अदर एंड को, तो भी हमको गर्माहट फील होता है, यानी कि हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो अगर हॉटर होते जा रहा है, नहीं कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रॉड का एक एंड हम आग पे के तरफ रखे हैं, वो वहां से हीट जो है ट्रांसफर होते होते, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसफर हो जा रहा है। तो एक तो ऐसा हीट ट्रांसफर हो रहा है कि अगर हम एक कोई भी लोहे का रॉड है रखे हैं तो हमको दूसरा एंड भी हीटेड दिख रहा है। दूसरा कि हम पानी जब गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, लेट से कि ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, हम लेट से कि इसको गर्म कर रहे हैं। अगर वाटर को गर्म करते हैं तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है कि डेंसिटी जो है टेम्परेचर से, अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम हीट कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, 4 डिग्री से बाहर की बातें कर रहे हैं, वाटर भी है तो ठीक है, हम जानते हैं कि 4 डिग्री पे एनोमलस बिहेवियर शो करता है, लेकिन जनरल टर्म में हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वही पहले हीटेड होते हैं, और यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हीट हुआ, तो हम गैस मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हीट हुए, तो उनका जो डेंसिटी होता है, टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी घट जाता है, तो ये जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जो कि इनसे रिलेटिवली जो है कोल्डर टेम्परेचर पे लिक्विड था, वो नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे हो रहा है कि ये जो पार्टिकल हीट हुआ, हीट को अपने साथ ऊपर लेके चला गया, ठीक है, ये किस तरह का हो रहा है। और थर्ड कि मान लेते हैं कि रेड हॉट आयरन है, ठीक है, रेड हॉट आयरन, लेट से ये रेड हॉट आयरन है, यानी कि एकदम लाल जलता हुआ आयरन है। अगर हम इसकी बगल में ऐसे अगर हम खड़े हो जाएं तो हमको हीट फील होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको हीट आता हुआ दिखेगा। दूसरी बात की सन है, सन से भी हीट आ रहा है, और हम अगर दोपहर में छत पे खड़े रहे तो हमको हीट फील होता है, यानी कि वहां से भी हीट आ रहा है। तो हमको 3 तरह के ट्रांसफर दिख रहे हैं। पहला पहला में क्या है कि एनर्जी जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल को दिया, ये वो अगले मॉलिक्यूल को दिया, ये उसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दिया, और ऐसा ही देते देते इस एंड तक पहुंच गया। फर्स्ट केस में हमने देखा कि जो एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल हेलो,
यस सर। कहाँ तक सुने थे? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को लेता है, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को लेता है। ये भी कंडक्शन पे ही थे हम लोग। नहीं सर, ठीक है, रेडिएशन पूरा का कंडक्शन पे आया था वो वाला पार्ट। हाँ वही। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि हीट जो ट्रांसफर हो रहा है ये मॉलिक्यूल के द्वारा, एक मॉलिक्यूल दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को दिया, ऐसे। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिनेमा हॉल के बाहर टिकट लेने के लिए लाइन लगा हो, ठीक है। पीछे से कोई आया, आगे वाले को धक्का दिया, वो अपने आगे वाले को धक्का दिया, वो अपने आगे वाले को धक्का दिया, यानी कि ऐसे सबसे पीछे जो एनर्जी शुरू हुआ था हो सकता है कि आगे तक पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि खुद जो आगे वाले को अगर मान लेते हैं, जो लाइन में सबसे आगे है उसको भी धक्का मिला, लेकिन पीछे वाले ने नहीं दिया, वो सिर्फ अपने आगे वाले को ट्रांसफर करता गया और सब कोई ऐसा ही काम किया और फर्स्ट तक पहुंच। वैसा सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वाले में है कि सेकेंड वाले में अगर उस आदमी को धक्का में लगा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो खुद लेके जाए, गया यहाँ पे धक्का देके फिर आ जाए या फिर वहीं रह जाए, ऐसा सिचुएशन है। यानी कि सेकेंड केस में मॉलिक्यूल खुद एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। हेलो तो ये हेलो 5 लाइन क्यों ड्रॉ किए हैं? फिर कटा गया। यस सर। जैसे टिकट काउंटर है, ठीक है? यहाँ पे 5 आदमी इस लाइन में खड़े हैं। लास्ट वाले आदमी को फर्स्ट वाले आदमी से से है क्या, इसको लपड़ा मार के आया, ठीक है। कोई लेके खुद ही जा रहा है, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरा एग्जांपल, अगर आग जल रहा है उससे धुआंएं निकलती हैं, धुआं जो हम लोग बोलते हैं उस पे अगर स्मोक पे हाथ रखें तो हमको हीट फील होता है, ठीक है। एक्चुअली में वो है क्या, स्मोक की अगर बात करें तो है क्या, मॉलिक्यूल्स ये हीट होके बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, तो अपने साथ कुछ हीट लेके जा रहे होते हैं। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद हीट लेके जा रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। रह गई बात रेडिएशन का, रेडिएशन पे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डिस्टरबेंस एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है? यस सर। हेलो, ठीक है। तो अगर हम यस सर। कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर थ्रू, ठीक है, ऐसा हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसमें रेडिएशन होता है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अगर है तो ठीक है, लेकिन ठीक है।
यानी कि अगर हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर के लिए अगर कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा तो हम बोलेंगे रेडिएशन है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हीट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होंगे, और कंडक्शन उसको बोलेंगे जिसमें हीट जो होगा आजू मतलब एक जो है दूसरे को पकड़ा है, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरीके से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है। ठीक है, अगर कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को हीट दे रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है सारे में, यानी कि मैटर्स की बात सॉलिड में तो कॉमन है। लिक्विड भी बॉयल होने से पहले जब हम हीट करते हैं तो हीट ऊपर तक आता है, वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। गैसेस में भी हो सकता है, यानी कि कंडक्शन जो है तीनों मैटर्स में हो सकता है। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस छोड़कर, अपने बॉन्डिंग छोड़कर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो ये जो है हमारा सॉलिड्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो होगा गैस प्लस लिक्विड में ही पाया जाएगा। रेडिएशन के लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड है ही नहीं, लेकिन अगर मीडियम हो तब भी चल जाएगा, यानी कि गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी रेडिएशन हो सकते हैं, और सॉलिड में भी रेडिएशन हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर मीडियम का रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली अगर बात करते हैं रेडिएशंस का, तो रेडिएशन होने के लिए जैसे सॉलिड्स है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेडिएशन अगर करें तो कब करेंगे, तो उसमें जब हीट होगा तभी करेंगे। यानी कि जनरली अगर बात किया जाए कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर की, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास सॉलिड्स है तो उसमें जनरली हम लोग कंडक्शन से देखते हैं। ठीक है, लिक्विड गैसेस हैं तो उसमें कन्वेक्शन से देखते हैं। रेडिएशन जो होता है वो जनरली कभी भी कोई भी बॉडी हीटेड है, ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो हम लोग देखते हैं, फील कर पाते हैं कि हमको हीट महसूस होता है। वहां पे कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट, यानी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हीट एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक से दूसरे को ऐसे ट्रांसफर होके नहीं आता है। रेड हॉट आयरन का एग्जांपल दिए, अगर हम उसको स्पेस में भी लेके चले जाएं, लेट से कि वो कैसे भी रेड ही रहा, हॉट है, टेम्परेचर उसका हाई है, तो हम उस हीट को फील कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मीडियम कोई नहीं रहा तब भी हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हमारा एग्जांपल है कि अगर हम एक एक करके देखें तो सबका ये चीज हमको मिल रहा है कि तीन तरीके से हम लोग हीट ट्रांसफर कर सकते हैं एक मीडियम से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, या तो हम कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की तरह, या फिर सिर्फ कन्वेक्शन यानी मॉलिक्यूल्स लेके जाए, या फिर रेडिएशन। इन तीन तरीके से ट्रांसफर होते हैं, तो ये मोड ऑफ ट्रांसफर हुए। प्रोसेसेस की अगर बात करें तो ये जो है हमारा कंडक्शन, ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे को देगा, दूसरे से तीसरा जाएगा, ऐसा होगा, तो ये स्लो प्रोसेस होगा। ये रिलेटिवली जो है फास्टर है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लिखते हैं कि ये भी स्लो ही है। ठीक है, यानी कि अगर हम पानी गर्म करना चाहते हैं तो उसमें भी हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसको रिलेटिवली बोल सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में फास्ट है, तो स्लो नहीं लिख के मॉडरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडरेट में भी ज्यादा हाई नहीं जाना है, और ये जो है ये फास्ट प्रोसेस है। यानी कि इसमें हीट ट्रांसफर जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से होता है, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड से हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इतने स्पीड से मूव करते हैं, यानी कि सन से निकला हुआ रेज 8 मिनट में अर्थ पे पहुंच जाता है। इतना दूरी तय करके वो 8 मिनट में आ रहा है, यानी कि बहुत फास्ट मूव करता है, यानी कि ये प्रोसेस जो है फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं नॉन मेटेलिक ये सब चीजें सॉलिड्स जो हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, ये सब कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। जो गुड कंडक्टर होता है वो हीट ट्रांसफर इजिली करता है, जो बैड कंडक्टर होता है वो हीट ट्रांसफर नहीं करता। तो सब चीजें के बारे में हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर्स क्या होता है, बैड कंडक्टर किसको कहते हैं, वो सब चीज हम जानते हैं। हाँ, नया चीज डिफिनेशन में उसको आएगा तो उसको हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, इतना बात क्लियर है मोड ऑफ ट्रांसफर में कि 3 तरीके का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हेलो, यस सर। ठीक है, बोलते रहो नहीं तो पता नहीं गायब हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो कंडक्शन पहले देखेंगे। तो गूगल ड्राइव में फ्लूइड मैकेनिक्स और उसके बाद इलास्टिसिटी तक का है मॉड्यूल, उसके बाद का नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेंगे, जो नहीं होगा वो डला जाएगा। ठीक है, तो कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंडक्शन हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो होगा ऐसा होगा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट पहुंचाता रहे और एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कंडक्शन का प्रोसेस है। और जो एनर्जी है, थोड़ा बहुत अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो हम जो हीट दे रहे हैं मॉलिक्यूल को, वो एनर्जी कैसे गेन कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स जो होगा अपना पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू किया होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम लोग बनाते थे उससे भी समझ सकते हैं, हीट देना शुरू करते हैं तो अपने पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू करेगा। जो भी स्टेबल उसका पोजीशन था, जहां था वहां से वाइब्रेशन शुरू होगा, वाइब्रेट करेगा, जहां वहाँ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, फिर वाइब्रेट करेगा वो क्या है ट्रांसफर का वेव्स में, वेव्स में पार्टिकल्स हैं, जहाँ भी सोर्स के केस में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे अपनी जो इक्विलिब्रियम था वो वाइब्रेशन शुरू हो। पहले मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे था तो उसका वाइब्रेशन कम रहा होगा, कम उसका एनर्जी रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे heat करते जाएंगे वैसे वैसे उसका वाइब्रेशनल बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा। डिस्टर्ब करने का मतलब कि उनको भी वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। वैसे ही वो एनर्जी जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे ही पहुंचते जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें कि ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, हीट करने पे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बोल सकते हैं, उसका वाइब्रेशन जो है इंक्रीज कर जाता है। अगर वो इंक्रीज करा तो नेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगा और ऐसे ही वो जो वाइब्रेशन एक एंड से दूसरे पहुंच जाता है। इतना हम लोग तो अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं कि एनर्जी जो होगा, जो इंड आगे के पास होगा वो इंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि
टेम्परेचर जो है घटता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि लेंथ के साथ साथ जो है जितना दूर चलते जाएंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल जो होगा हीट का वो घटता जाएगा। यानी कि अगर रॉड को हम आगे हमको कष्ट होगा और जितना दूर टच करेंगे उतना ही हमको अच्छा फील होगा। अभी ठंडे के दिन में तो और ठीक है। तो कंडक्शन में ये कहानी है। इस कहानी को ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी भी सबस्टांस है उसको अगर एक एंड को हीट कर रहे हैं तो दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। और हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? तो हीट ट्रांसफर हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, ऐसा। और वो मॉलिक्यूल से हीट ट्रांसफर कर कैसे रहे हैं? तो जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जा रहा है, जो कि अपने बगल वाले को भी वाइब्रेट करेगा, उसको भी डिस्टर्ब करेगा, फिर वो तीसरे को करेगा, और ऐसे ही डिस्टरबेंस एक जगह से लास्ट तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। अब किसी मेटल रॉड में कंडक्शन कैसे होता है वो सब चीजें देखते हैं अब मैथमेटिकली। कोई भी हमारे पास अगर मेटल रॉड है, ठीक है, लेट से कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये इसके दो एंड्स हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कहीं भी अगर जब तक कहा ना जाए, यही समझना है कि बाहर से सारा सरफेस जो है वो इंसुलेटेड है। ठीक है, इंसुलेटेड कहने का मतलब कि जो भी हम इधर से हीट दे रहे होंगे वो इधर ही जाएगा और किसी डायरेक्शन में लॉस नहीं हो रहा है। ये आइडियल केस। लेट्स से कि ये टेम्परेचर हॉटर साइड है और ये कोल्डर है। TH लिखने का मतलब है कि हॉट साइड, TC मतलब कोल्ड, हॉटर एंड कोल्डर। T रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर। ऐसा है, एक रॉड है, एक साइड टेम्परेचर हॉट है मान लेते हैं, आग जल रहा है, उस दूसरा एंड है, और एक तरफ कोल्डर यानी कि इसके रिलेटिव में उसका टेम्परेचर कम है। यानी कि जो हीट होगा वो यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होते होते इस एंड तक पहुंचेगा। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, कब तक? ठीक है, ऐसा क्या इनफाइनाइटली एकदम चलता रहेगा? मान लेते हैं कि अगर ये TH और TC फिक्स्ड हो तो क्या इनफाइनाइट तक ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा? तो एक समय आता है कि अगर ऐसा हम रखें तो इस जो रॉड होता है उसमें अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर अब फिक्स हो जाता है, यानी कि उसको जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया। अब उससे ज्यादा करेंगे तो मेल्टिंग शुरू करेगा, एक्सपेंशन, मेल्टिंग, ये सब चीजें होंगी। तो उससे पहले तक की अगर बात करा जाए तो उसमें एक फिक्स टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर का जब फिक्स टेम्परेचर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट पहुंच गया है। तो सब चीजें देखते हैं, ये जो हम बनाए हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हमेशा एनर्जी जो है हॉटर से कोल्डर की तरफ ही बहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि दूरी अगर L है तो ये L लेंथ है, हॉटर से कोल्डर की तरफ बढ़ते जा रहा है। अगर एक्सपेरिमेंटली ये ड्रॉ करा गया है कि जो टेम्परेचर वर्सेस लेंथ, तो यहाँ पे हॉटर है, इधर कहीं कोल्डर एंड है, तो ये जो आता है ऐसा घटते जाता है लेंथ के साथ। ठीक है, यानी कि हॉटर से कोल्डर की तरफ टेम्परेचर ऐसा घटते जाता है, ये लेंथ है ऐसा। यानी कि टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो इंड हॉट इंड है उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो कोल्ड इंड है उसका टेम्परेचर कम होगा, और बीच में ऐसा अलग अलग टेम्परेचर हमको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि लेंथ के साथ हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर घटता जा रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्टेडी स्टेट। ठीक है, यानी कि ऐसा स्टेट जब
जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक कॉन्स्टेंटली से ट्रांसफर होता रहे, तब को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जैसे कि अगर हम एक रॉड लिए, उसको आग के एक एंड को आग पे रख दिए, तो हम जानते हैं कि रॉड का कुछ टेम्परेचर था। जैसे ही हमने उसको आग पे रखा, तो धीरे धीरे उस रॉड का टेम्परेचर वेरी होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। एक समय आता है कि जब उसका हर एक पॉइंट का टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि अगर हम ये रॉड है हमारा, इसको अगर हम यहाँ पे आग के पास रखे हैं यानी कि हॉटर एंड पे, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू होता है और टेम्परेचर एक समय जाके कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सारे एंड का टेम्परेचर जो होगा हर जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। अब उस कांस्टेंट वैल्यू यानी कि यहाँ के अगर हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर कोई टी है, तो सब जगह यहाँ पे कुछ करे तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ टी डैश, हर जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिलते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उस समय को हम लोग बोलते हैं कि वो जो समय है वो स्टेडी स्टेट का है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि इफ rate of flow of heat becomes constant, ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर हर एक लोकेशन का अगर फिक्स हो गया, तो उस समय जो भी हीट आ रहा है क्या होगा, उसको थोड़ा सा एनालिटिकली देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हॉटर है, इधर हम टेम्परेचर कोल्डर बोल रहे हैं। इधर से हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पास हो रहा है, ठीक है, डेल्टा क्यू। अगर ये हीट आया तो यहाँ पे जब आया तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और यहाँ का टेम्परेचर उसने बढ़ाया। यहाँ से अगर बात कर रहे हैं कि क्यू हीट आया तो इधर कितना पास हुआ, तो क्यू माइनस डेल्टा क्यू, मतलब इतना डेल्टा क्यू इसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इधर गया तो इसने भी डेल्टा क्यू और एब्जॉर्ब कर लिया, इधर गया तो और एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे स्टेट को बोल रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, ये स्टेट जो होगा हमारा ट्रांजिएंट स्टेट है, यानी कि इस स्टेट में जो हमारा रॉड है या फिर जो भी बॉडी है जो कंडक्शन कर रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। ठीक है, बॉडी जो भी है जिसको हम जिससे थ्रू हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और इस स्टेट में जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि जब हर इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स हो गया है, इसका टेम्परेचर टी, इसका टेम्परेचर टी डैश, अब ये जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से क्यू दिए तो यहाँ पे आया, इसने बोला कि हम तो भरपेट खा लिए अब और हमसे खाया नहीं जाएगा, या दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया, दूसरे एंड पे भी हमको क्यू ही मिला, यानी कि इस केस में हमको क्या मिल रहा है कि नो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें कोई भी क्या कहाँ जाए, ये हीट कहाँ जाएगा, जैसे कि अमाउंट ऑफ हीट जाएगा जब लाइट एंड आवा, पे पहुंच जाएगा। आवाज कट रहा है, हेलो, आगे उससे जो भी जुड़ा होगा, जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम को जाएगा हीट। सर जब एंड पे पहुंच जाएगा तो फिर क्यू कहाँ जाएगा? तो वही बोल रहे हैं, ये तो हम एक पार्ट बनाए हैं, किसी भी सिस्टम वर्किंग सिस्टम का कुछ पार्ट होगा,
तो इस एंड के बाद भी कुछ होगा, सराउंडिंग हो या फिर जो भी हो वहां जाएगा। ठीक है, तो सर यानी कि हम लोग तो मान लिए थे कि इंसुलेटेड है, कहीं हीट लॉस नहीं हो रहा है। अरे तो इधर की तरफ ना, इधर एरिया को इंसुलेटेड माने हैं, एक साइड तो जाने देंगे, नहीं तो यहाँ भी अगर हम इंसुलेट कर देंगे तो हीट इसको देंगे कैसे। अब मान लेते हैं कि बहुत बड़ा रॉड था, उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, वो ठीक हीट आगे है। चलते जाएगा। बस अभी हम समझ रहे हैं इसको कैसे यूज करेंगे, वो तो आगे की बात है। फिलहाल सिर्फ अगर बोल रहे हैं कि कोई भी रॉड है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आग के पास रखते हैं तो हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर के दौरान ऐसा कुछ होता है कि शुरू शुरू में जो हीट है, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी उसका हर एक पॉइंट का एनर्जी बढ़ाने में भी यूज होता है, यानी कि उसका वाइब्रेशन बढ़ा रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। वो बढ़ते बढ़ते एक फिक्स वैल्यू तक जाता है। फिक्स वैल्यू यानी कि उस समय अब वो अपने कैपेसिटी पे पहुंच गया। अगर उससे ज्यादा अगर हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब बोल रहा है कि अब हमको नहीं चाहिए, आगे ट्रांसफर करते जाएगा। लास्ट तक भी अगर वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, रुक जाए, मान लेते हैं कि इधर लास्ट एंड में भी हम आगे अब नहीं जाने दें इस हीट को, तो ये हीट इसी में रहेगा, जबरदस्ती एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद इसका एक्सपेंशन शुरू होगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सब कहानी अलग है, मेल्टिंग का ये सब का कहानी अलग है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है। तो जब एब्जॉर्प्शन छोड़ दिया तब हम बोल रहे हैं कि वो एसटीडी स्टेट में पहुंच चुका है। एसटीडी स्टेट में जो फ्लो ऑफ हीट है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर कहेंगे तो हमको कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि टाइम के साथ साथ हीट का फ्लो कांस्टेंटली हर क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। तो ये दो स्टेट होते हैं हमारा अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, ट्रांजिएंट स्टेट और एसटीडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट ऐसा स्टेट जिस स्टेट में टेम्परेचर बढ़ रहा होगा बॉडी का हर एक पॉइंट पे, और उस समय रेट ऑफ हीट फ्लो सेम नहीं रहा होगा, यानी कि वेरिएबल होगा, चेंजिंग होगा। और एसटीडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्यू जो है हीट को रिप्रेजेंट करता है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको हम बोल रहे हैं कि ये एसटीडी स्टेट है। ठीक है, तो ये दो स्टेट को समझना है। उसके बाद एक टर्म्स है, तो टर्म्स लिख लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट वर्ड पहले आया या नहीं? सर वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था उसमें, विस्कोसिटी में हाँ, dx डिवाइड कर देते हैं। ग्रेडियंट कहीं भी रहेगा तो क्या चीज से डिवाइड करते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, एसटीडी स्टेट में मान लेते हैं कैसे दो सरफेसेस हैं, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि इधर से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये हीट इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से इधर निकल रहा है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर हॉटर है, कोल्डर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो रखे हैं डेल्टा एक्स, ये दो सरफेसेस हैं, ऐसे सरफेस हैं कि टेम्परेचर मान लेते हैं टी फिक्स्ड है, इसका टेम्परेचर टी, हॉटर से कोल्डर की तरफ जाएंगे तो घटेगा डेल्टा टी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है फिक्स्ड, ये दोनों जो है, इसका टेम्परेचर ये फिक्स्ड है, इसका टेम्परेचर ये फिक्स्ड है, एसटीडी स्टेट की बात कर रहे हैं। एसटीडी स्टेट में पहुंच चुका है, एसटीडी स्टेट में पहुंच चुका है, इसका टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर टी माइनस डेल्टा टी है। ऐसे स्थिति में इन दोनों सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल यानी कि उस सरफेस का टेम्परेचर फिक्स्ड है। ठीक है, यानी कि उस सरफेस को हम बोल रहे हैं कि आइसोथर्मल सरफेस। ये भी याद रहे कि हीट का ट्रांसफर हमेशा जो होगा ये इस सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा।
यहाँ भी दिख रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो हो रहा है इस आइसोथर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, खैर तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हम लोग डिफाइन करते हैं। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बाय डेल्टा एक्स, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल नहीं 2 1 कर देते हैं, बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, और सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू फॉर ए स्मॉल चेंज माइनस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अगर हॉटर बॉडी से आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से लिए हैं, तो हम हॉटर बॉडी से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उससे आगे अगर हम जा रहे हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर घटता जा रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ये चीज हो गया। ठीक है, अब है लॉ ऑफ कंडक्टिविटी। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एरिया है, सरफेस एरिया ऐसा बना रहे हैं, सर्कुलर में थोड़ा गड़बड़ होगा। ऐसा है, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई एक सरफेस है। इस सरफेस का जो एरिया है, मान लेते हैं कि एरिया जो गिवन है ए। एक साइड में टेम्परेचर हॉटर है, एक साइड में इधर टेम्परेचर कोल्डर है। ठीक है, अभी जैसे घर का ठंडी का मौसम है, रूम के अंदर हीटर जला रहे हैं तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा मुकाबले कम है और बीच में वाल है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर होगा वो हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफर होगा। लेट से कि इसका थिकनेस डेल्टा एक्स, हीट जो ट्रांसफर होगा इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा। तो ये जो डेल्टा क्यू हीट है, ये लॉ यही कहता है कि ये जो रेट हीट है तो जो ट्रांसफर होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। समय के साथ हम लोग रिलेट करते हैं, तो रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट है यानी कि डी क्यू बाई डी टी की बात किया जा रहा है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो पहला, जितना ज्यादा एरिया, ठीक है, अगर एरिया बढ़ाएंगे उतना ही उसको हीट ट्रांसफर होने का जगह ज्यादा मिल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहेगा। दूसरा, कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, एक तरफ ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, एक तरफ कम, मतलब कि अगर हम रूम में बैठे हैं, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 75 का डिफरेंस, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री हो तो 5 का डिफरेंस, तो 30 वाले में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा एज कम्पेयर टू 100, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी रहेगा। डेल्टा टी कहने का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये माइनस में हम लिख सकते हैं, खैर वो बात की बात है। डेल्टा टी यानी कि यहाँ पे हम टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहे हैं, एंड मान लेते हैं कि इस एंड से इस एंड, जैसे लोहा लोहा था, रॉड था, एक एंड को हम आगे आगे पे रखे थे, दूसरे एंड को पकड़े थे, वो एंड जितना दूर हो आग से उतना ही कम एनर्जी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ से हमको क्या मिला, dt इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के ए बाई एल डेल्टा टी, और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के
बाई एल टी सी माइनस टी। फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं तो इसको रेट है, तो इसको मोस्टली हम लोग पॉजिटिव में रखते हैं तो इसलिए हम लोग माइनस लगा लेते हैं, या फिर के बाई एल टी एच माइनस टी सी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डेल्टा एल की बात करें तो डेल्टा एल बहुत छोटा था, फॉर डी क्यू बाई डी टी, तो हम डी एक्स को भी छोटा अगर मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इन डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा यूज कर लेते हैं डी टी बाई डी एक्स यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के टर्म में। यहाँ लिख लेते हैं माइनस के डी टी बाई डी एक्स। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स के साथ साथ टेम्परेचर जो है घट रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमको मिल रहा है यहाँ पे। अब के की बारे में बात करें कि के क्या है। ठीक है, तो के को हम लोग बोलते हैं, अगर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट आ रहा है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, डी क्यू बाई डी टी इजकल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, या फिर हम इस चीज को लिख सकते थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। स्मॉल टी टाइम है, डेल्टा क्यू ये है, यहाँ से के बाई एल टी हॉटर माइनस टी कोल्डर, ये लिख सकते थे। तो हम इसी चीज को अभी रिलेट कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले को। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि अगर एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, कंडक्टर, इधर का टेम्परेचर बोल रहे हैं, इसको अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करे थे तो हम बोलते थे ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है। तो हम लोग ओम्स लॉ से लिखते थे कि I इजकल टू V इजकल टू IR होता था, तो हम लिखते हैं ऐसा। R अगर हमको इसका लिखना होता था तो लिखते थे रो एल बाई ए, याद है? यस सर। करंट लिखना होता था तो लिखते थे डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, हीट करंट। ठीक है, इसको भी क्या नाम दे देते हैं हम लोग, हीट करंट। आई डी क्यू बाई डी टी होता था और आई बराबर होता था डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी क्या होता था, तो वी हायर माइनस वी लोअर अपॉन आर। ठीक है, यानी कि वी हायर माइनस वी लोअर अपॉन आर। आर क्या आता था, रोएल बाई ए। ठीक है, तो इसी चीज से कंपेयर करें तो कंपेयरिंग हमको क्या मिल रहा है, हीट करंट। ठीक है, हीट करंट को हम लोग लिख रहे हैं आई एच से। ठीक है, तो आई एच को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो टी एच माइनस टी सी, यहाँ से टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाई एल अपॉन के, ऐसा लिख सकते हैं। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन ये, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि टी एच माइनस टी सी अपॉन, इसको हम लोग बोल देते हैं आर।
ठीक है। और ये R क्या है, यहाँ भी हम लोग R ही यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। R को हम लोग बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये R कितना है, तो L/K। फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी होता था। ठीक है, इसको कंडक्टिविटी के टर्म में लिखते थे तो लिखते थे L/σ × A। R = L/σ × A, क्योंकि रो 1/σ होता था। तो वही चीज यहाँ पे K जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे L/K है। रेजिस्टिविटी होता तो ऊपर होता, कंडक्टिविटी होता तो नीचे होता। IH ऐसा हमको दिख रहा है, TH - TC/R हीट करंट है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान से अगर देख रहे हैं तो ऐसा कुछ सिचुएशन हमको मिल के आ रहा है। कि अगर कोई भी हमारे पास बॉडी है, हायर टेम्परेचर एक तरफ लोअर टेम्परेचर है, अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो रेट लॉ ऑफ कंडक्टिविटी ये कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा यानी dQ/dt होगा -KA dt/dx। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। के यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है तो इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉग से अगर हम लोग कंपेयर कर ले तो IH को हीट करंट कर रहे हैं, dQ/dt को। यहाँ IH क्या है, तो dQ/dt। ये Q क्या है, तो हीट है। ठीक है, वहां पे dQ/dt हम लोग चार्ज को Q बोला करते थे, यहाँ हीट को बोल रहे हैं। सेम ऐसा हम लोग कर लिए। ठीक है, तो आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऐसे अगर रॉडे हैं इनको कम कर लिए तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर इधर इधर से हम हीट कर रहे हैं, एक तरफ इधर टेम्परेचर है एक तरफ इधर टेम्परेचर है, तो ये सीरीज हो जाएगा। ऐसा रखा हुआ है, इधर हॉटर है इधर कोल्डर है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे की तरफ देखेंगे कि रेजिस्टेंस देख लिए, तो रेजिस्टेंस है तो सीरीज का रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल का निकालेंगे, कैसे क्या आता है इस केस में। ठीक है, तो चूंकि हमारा सिमिलर आ रहा है तो सीरीज में R1 + R2 ऐसा ही आएगा, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में और कुछ जानेंगे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सब देखेंगे। ठीक है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो इतना बात एक बार ध्यान में रखना, और 10th क्लास में सीरीज पैरेलल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वही चीज नेक्स्ट क्लास में होगा कि सीरीज है तो सीरीज में क्या आएगा, पैरेलल में क्या आएगा, आर के लिए, फिर के लिए, और सीरीज पैरेलल से क्या क्या फायदे होंगे, कैसे क्या होगा, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल कंडक्शन खत्म हो जाएगा, और कंडक्शन और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में कुछ पढ़ना है नहीं, बस जनरल इंफॉर्मेशन है, तो चीज देख लेंगे। और फिर रेडिएशन, कल कंडक्शन और कन्वेक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो रेडिएशन में है, स्टीफेंस लॉ, रेडिएशन जाएगा 2 लेक्चर। हाँ, स्टीफेंस लॉ, कौन सा लॉ, स्टीफेन लॉ, स्टीफेंस लॉ, हाँ वो सब रेडिएशन में है। रेडिएशन जो है इससे भी लंबा है, कंडक्शन से भी लंबा है। स्टीफेंस लॉ, पिवोस्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसमें ज्यादा ही लॉ पढ़ने हैं, और उसी में सारा फॉर्मूले आएंगे, जितने लॉ उतने फॉर्मूले। ठीक है, ठीक है थैंक फिर। यू सर।
thinking too. Okay, sir.